Hello everyone, welcome to this channel. Word check with PRM 12 newspaper phrases, the Hindu vocabulary, learn a little, improve a lot. तो ऐसा है कि ये डे 9 है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट ईडियम या फ्रेज भी बोल सकते हो है ब्रिज द गैप. ब्रिज द गैप का अर्थ होता है दूरी, अंतर, कमी या फर्क को कम करना. मान लीजिए कि दो तरह की, जैसे मान लीजिए कि दो चीजें हैं, दो चीजों के बीच में कोई गैप है, तो उन दो चीजों को कैसे एक साथ लाया जाए. तो क्या कर सकते हैं, बीच में जो गैप है उसको भर दें. तो वही सेंस है ब्रिज द गैप का. तो दूरी, अंतर, कमी या फर्क को कम करना. रिड्यूस द डिफरेंस भी बोल सकते हो, कनेक्ट टू साइड्स भी बोल सकते हो, लेसन इनइक्वालिटी. तो ये सारे जो मीनिंग है ना इंग्लिश में जो दिए हुए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड मीनिंग है, या आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इस तरह से आप बोल सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं. द गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स थ्रू डिजिटल एजुकेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार है, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से जो गांव के विद्यार्थी हैं और जो शहर के विद्यार्थी हैं, उन छात्रों के, इन विद्यार्थियों की बीच की जो डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश की. मतलब क्या किया कि उनके बीच की जो डिफरेंस है उसे कम करने की कोशिश की, मतलब ब्रिज द गैप. इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आया हो. नेक्स्ट इज बॉलार्ड. बॉलार्ड, बॉलार्ड का पहले हम इमेज देखते हैं. ये बॉलार्ड जो वर्ड है ये नाउन है. देखिए बॉलार्ड क्या होता है, ये जो है ना रोड साइड के फुटपाथ जिसे आप बोलते हो, तो वहां पे इस तरह के खंबे जो लगे होते हैं, इसी को हम बॉलार्ड बॉलार्ड बोलते हैं. ठीक है, तो बॉलार्ड सड़क किनारे लगा मजबूत खंबा या अवरोधक को हम बॉलार्ड बोलते हैं. जिसे आप इंग्लिश में प्रोटेक्टिव पोस्ट भी बोल सकते हो, रोड बैरियर भी बोल सकते हो, ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट भी बोल सकते हो. ठीक है, तो उसे हम बॉलार्ड बोलेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. सिक्योरिटी बोलार्ड्स वर इंस्टॉल्ड आउटसाइड द मॉल टू स्टॉप व्हीकल. तो सिक्योरिटी बोलार्ड मतलब कि जो ये जो बॉलार्ड है तो बाहर की जो व्हीकल है, वाहन को रोकने के लिए सुरक्षा खंबे लगाए गए थे. वर्ड है ना, तो थे. ठीक है, इस तरह के जो चीज होती है ना, लोगों को नाम नहीं पता होता है. यह मैंने न्यूज़पेपर में देखा, तो इसलिए मुझे लगा कि इमेज के साथ बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा. देखिए जैसे अगर हमें बोलना हो कि फुटपाथ पर वाहन व्हीकल चढ़ने से रोकने के लिए म्युनिसिपल मतलब कि नगर निगम ने नए अवरोधक अब यहाँ पे बोलार्ड्स लगाएं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो खंबे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉलार्ड बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट वर्ड इज डिफरमेंट. डिफरमेंट, DEFERMENT. डिफरमेंट जो होता है ये नाउन है और इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है. और डिफरमेंट का अर्थ होता है स्थगन, टालना, या आप कह सकते हो बाद के लिए रोकना. तो जब किसी काम को, किसी निर्णय मतलब किसी डिसीजन को, किसी पेमेंट, एग्जाम या कोई किसी तरह का एक्शन हो, को तुरंत करने की बजाय कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, जिसे आप नॉर्मली क्या बोलते हो, पोस्टपोन कर दिया जाए, तो उसे हम डिफरमेंट कहते हैं. और ये जनरली the act of delaying or postponing something to a later time, मतलब बाद के लिए किसी चीज को पोस्टपोन कर देना को हम डिफरमेंट बोलते हैं. इस तरह से आप याद कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. He applied for a deferment of fee payment due to financial problems. आर्थिक समस्या के कारण उसने फीस पेमेंट मतलब कि फीस भुगतान की स्थगन के लिए आवेदन किया, मतलब डिफरमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया, अप्लाई किया. तो आप इस तरह से डिफरमेंट वर्ड यूज कर सकते हो. वैसे अगर हमें बोलना हो कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि बैंक ने जो लोन भुगतान के टालने की अनुमति दे दी. अब इसे इंग्लिश में अगर इस वर्ड को यूज करके बोलना हो तो कैसे बोलोगे, बैंक ने लोन पेमेंट, लोन जो भुगतान किया जाता है कि टालने की डिफरमेंट की अनुमति दी. मतलब क्या कि आप बाद में उस चीज को पे कर सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्ली. स्टर्ली का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब, दोनों हो सकता है. ठीक है, स्टर्ली का अर्थ होता है पूर्व दिशा से आने वाला. कोई भी चीज को हम स्टर्ली बोलते हैं, या पूर्व की ओर जाने वाला, मतलब कि जो इससे रिलेटेड हो. पूर्व दिशा से आने वाला, पूर्व की ओर जाने वाले को हम क्या बोलेंगे, स्टर्ली. जैसे आपने सुना होगा ना स्टर्ली विंड, है ना, कमिंग फ्रॉम द ईस्ट और मूविंग टुवर्ड द ईस्ट. तो किसी तरह का, जैसे विंड सुना होगा, या आप डायरेक्शन में यूज करते हो, या मूवमेंट पूर्व दिशा से संबंधित हो तो वहां पर हम स्टर्ली वर्ड का यूज करेंगे. एग्जाम्पल. द चांसेस ऑफ रेन इंक्रीज बिकॉज ऑफ स्टर्ली
विंड, मतलब क्या हुआ कि जो पूर्व दिशा से आने वाली जो हवाएं हैं की वजह से रेन की जो संभावना है, बारिश की जो संभावना है वो बढ़ गई है। तो स्टर्ली का आई होप समझ में आया हो। स्टर्ली मतलब कोई भी चीज जो पूर्व दिशा से रिलेटेड हो। अगर हमें बोलना हो कि जहाज ने पूर्व दिशा की ओर यात्रा शुरू की, तो क्या बोलेंगे कि जहाज ने पूर्व दिशा की ओर को क्या बोल सकते हैं, जहाज ने स्टर्ली रूट यात्रा शुरू की। ठीक है, स्टर्ली विंड हो सकता है, स्टर्ली रूट, स्टर्ली करंट, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट्स फायर एंड फ्यूरी। फायर एंड फ्यूरी जो फ्रेज होता है इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध या विनाशकारी प्रतिक्रिया। जैसे आप इंग्लिश में बोलो तो कह सकते हो इट्स एक्सट्रीम एंगर और डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, या फियर्स रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। फाइन, ग्रेट एंगर कंबाइंड विथ, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, जो उसमें इस तरह के गुस्से में क्या होता है, वायलेंस होता है और पावरफुल एक्शंस होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की बहुत तीव्र या कह सकते हो बहुत इंटेंस एंगर और एग्रेसिव रिएक्शन दिखाता है, जब कोई व्यक्ति दिखाता है, तो वहां पर हम फायर एंड फ्यूरी फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। द अपोजिशन एक्सप्रेस्ड फायर एंड फ्यूरी ओवर द गवर्नमेंट्स न्यू डिसीजन। सरकार के नए डिसीजन पर विपक्ष अपोजिशन ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि सोशल मीडिया पर लोगों ने फैसले के खिलाफ तीखी प्रक्रिया या तीखी नाराजगी दिखाई, तो यहाँ पर भी हम सोशल मीडिया पर लोगों ने फैसले के खिलाफ फायर एंड फ्यूरी दिखाई, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फज। फज FUDGE, यहाँ पे डी जो होगा साइलेंट होगा। फज वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज हो सकता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका अर्थ होता है गोल मोल करना। ठीक है, बातों को घुमाना, सच्चाई छिपाना या गड़बड़ तरीके से संभालना, तो इसे हम बोलते हैं फज। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी तरह के फैक्ट को, किसी तरह की डेटा को, सिचुएशन को पूरी तरह से स्पष्ट न बताकर वेग मतलब क्या होता है, गोलमोल तरीके से पेश करता है या सच्चाई को छुपाता है या मिलावट करके उस चीज को बताता है, तो वहां पर हम फज कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर इंग्लिश में बोलना हो तो टू अवॉइड गिविंग क्लियर इंफॉर्मेशन, और कह सकते हैं टू डील विथ समथिंग डिस ऑनेस्टली और वेगली मतलब होता है, वेग मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी फर्स्ट द फाइनेंशियल फिगर टू हाइड द लॉसेस। यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ कि कंपनी ने नुकसान छिपाने के लिए जो वित्तीय आंकड़ा है, जो फाइनेंशियल फिगर है, उसमें हेरफेर किया, उसमें क्या किया, फर्ज किया। ठीक है, अगर बोलना हो उसने गलती छिपाने के लिए फैक्ट में हेरफेर किया, तो क्या बोल सकते हैं कि उसने गलती छिपाने के लिए फैक्ट में फर्ज किया। इस तरह से आप याद कर सकते हो, अपने हिंदी वाक्यों में इंग्लिश वर्ड को डाल दीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत लोगों के लिए कामयाब, मतलब कि बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप हिंदी में वाक्य यूज़ करते हो और उसमें जब बीच में वो वर्ड डाल दोगे ना, तो आपको याद रहेगा, रिटेन कर पाओगे। नेक्स्ट इज नॉक ऑन इम्पैक्ट। नॉक ऑन इम्पैक्ट एक नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है किसी घटना को आगे होने वाला प्रभाव या श्रृंखलाबद्ध असर। किसी घटना का आगे होने वाला प्रभाव या श्रृंखलाबद्ध असर, जिसे आप बोलते हो ना चेन इफेक्ट, आपने सुना होगा चेन इफेक्ट। एक हुआ, उससे ही रिलेटेड दूसरा हो गया, दूसरे से रिलेटेड तीसरा हो गया, तो वो पहले से पीछे वाली चीजों से रिलेटेड है, तो उसे आप कहते हो चेन इफेक्ट। तो जब कोई इवेंट हो, कोई डिसीजन हो या किसी तरह की प्रॉब्लम का प्रभाव आगे दूसरी चीजों पर भी पड़ता है, तो वहां पर हम उसे नॉक ऑन इम्पैक्ट कहते हैं, यानी एक असर के कारण कई अन्य प्रभाव पैदा होना। तो यह जो फ्रेज है नॉक ऑन इम्पैक्ट, बहुत जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं, एन इनडायरेक्ट इफेक्ट दैट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट और एक्शन। चेन इफेक्ट, सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो, और भी एक वर्ड है रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो एग्जाम ओरिएंटेड मीनिंग है, मतलब कि आपको ऑप्शन में इनके अगर सिनोनिम्स पूछे गए तो ये सब दिया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन हैड अ मेजर नॉक ऑन इम्पैक्ट ऑन पीपल्स एक्सपेंसेस, मतलब महंगाई बढ़ने का जो आम लोग हैं को के खर्चे पर बड़ा असर पड़ सकता है या पड़ा। आई होप समझ आया हो। नेक्स्ट इज
मैलफिजेंस एक नाउन है और इसका अर्थ होता है पद का दुरुपयोग या गलत या अवैध कार्य। तो जो आप जिस पोस्ट पे हो उस चीज का गलत तरीके से उसका दुरुपयोग करना। तो जब कोई ऑफिसर होता है या कोई ऑफिशियल पोजीशन होता है या कोई लीडर होता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है या अथॉरिटी होती है जिस व्यक्ति के पास, तो उस अथॉरिटी का गलत करप्ट तरीके से या इलीगल तरीके से जब उपयोग किया जाए तो वहां पर हम मैलफिजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होता है कि रॉन्ग और इलीगल कंडक्ट करना, अपने पद का, अपने पोस्ट का, अपनी अथॉरिटी का गलत उपयोग मतलब दुरुपयोग करना, स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल और पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक है, तो वहां पर हम क्या मैलफिजेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वॉज अरेस्टेड इन अ केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैलफिजेंस। मतलब क्या हुआ, सरकारी अधिकारी को प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरेस्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये सारे फ्रेज और वर्ड्स जो हैं हिंदू न्यूज़पेपर के हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता रहना जरूरी है अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। नेक्स्ट इज ज्वाइन हैंड्स विथ। ज्वाइन हैंड्स विथ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है किसी के साथ मिलकर काम करना या सहयोग करना, हेल्प करना, कोऑपरेट करना, कोऑपरेट विथ, कोलैबोरेट विथ या वर्क टुगेदर। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, ज्वाइन हैंड्स विथ, टू वर्क टुगेदर विथ समवन फॉर अ कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस जब दो या दो से अधिक लोग या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो या कोई कंट्री, दो कंट्री या दो से अधिक कंट्री किसी सेम पर्पस मतलब कि कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए मिलकर जब काम करती है तो ज्वाइन हैंड्स विथ फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। यह जो जनरली है ये सहयोग, कॉपरेशन, पार्टनरशिप और कलेक्टिव एफर्ट को दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, द स्टूडेंट्स ज्वाइन हैंड्स विथ एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन। मतलब कि जो स्टूडेंट्स थे वो भी चाहते थे कि गरीब बच्चों को हेल्प किया जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी उनका मतलब था कि मोटो था कि गरीब बच्चों की सहायता की जाए। तो दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो छात्रों ने गरीब बच्चों की मदद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्या किया, काम किया, ज्वाइन हैंड्स विथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ममीफाइड। ममीफाइड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये वर्ड का, ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से यूज हो सकता है। ममीफाइड, और यहाँ पे जब वर्ब की तरह से यूज किया गया तो ममीफाइड, और एडजेक्टिव भी ये है ममीफाइड। तो इसका अर्थ क्या होता है, संरक्षित शव में बदल दिया गया। मतलब कि इस तरह से किसी कॉप्स को, कॉप्स CORPS आपने सुना होगा, शव को बोला जाता है, इस तरह से उसको रखना जिससे जो उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सड़ती नहीं है। तो जब किसी मृत शरीर, डेड बॉडी को विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसेस द्वारा लंबे समय तक सुरक्षित प्रिजर्व रखा जाता है तो उसे हम ममीफाइड कहते हैं। ठीक है, ये जनरली एंशिएंट इजिप्ट में प्रोसेस होता था। एग्जाम्पल देखते हैं, 1000 years old mummified body is kept in the museum। मतलब कि म्यूजियम को हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। तो संग्रहालय में, म्यूजियम में हजारों वर्ष पुराना संरक्षित शव मतलब मम्मीफाइड बॉडी रखा गया है। सो नेक्स्ट वर्ड इज लिटर्जी। लिटर्जी एक नाउन है और इसका अर्थ होता है धार्मिक पूजा पद्धति या औपचारिक प्रार्थना विधि। अगर कहें तो लिटर्जी किसी धर्म, रिलीजन, विशेषकर ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियन में पूजा, वर्शिप, प्रार्थना, प्रेयर और रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं को कैसे किया जाए, को करने को मतलब कि इनकी जो प्रोसेस होती है पूजा करने की, तो औपचारिक विधि जिसे आप बोलते हो, फॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिटर्जी। ठीक है, हम इसमें प्रार्थनाएं, जो हाइम्स होते हैं मतलब कि भजन जिसे आप बोलते हो, या जो धार्मिक मतलब रिलीजियस जो प्रोसेस होती है कि किसके बाद क्या करना चाहिए, किस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, इसके बाद ये, तो उस चीज को हम बोलते हैं लिटर्जी। ठीक है, अ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ पब्लिक वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनी को हम क्या बोलेंगे, लिटर्जी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, स्पेशल लिटर्जी वाज कंडक्टेड इन द चर्च ऑन द ओकेजन ऑफ ईस्टर। ईस्टर के अवसर पर जो चर्च में विशेष धार्मिक प्रार्थना विधि मतलब लिटर्जी आयोजित की गई। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था
मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं बीच में मैंने वीडियो नहीं डाले हैं। अब कंटिन्यू होगा, आपको वीडियो मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर पसंद आए तो, वरना कोई बात नहीं।